सरकार ने ये नहीं बोला था कि सरकार ने एडवाइजरी जारी करी थी कि जिसको जाना है वो जा सकता है। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं बोला गया सरकार ने कि भाई आप जाइए, आपको जाना ही है। ऐसा सिर्फ दूसरी कंट्रीज थी उन्होंने बोला था कि आप जो जितने भी उनके नागरिक हैं वो सभी के सभी निकल जाओ। हमने जब यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने जो बच्चे थे उन्होंने जब एम्बेसीज में या सरकार के मतलब जितने भी हाई अथॉरिटीज़ हैं उनको फ़ोन वगैरह किया, उनको मतलब कि बात करने की कोशिश की, उनको बताया गया यहाँ की सिचुएशन कि यहाँ ये सब हो रहा है, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन करा दीजिए, हम साथ के साथ निकल जाएंगे या जो भी है वहाँ पर। तो एम्बेसीज बोलते कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपसे जब तक हम तो आप सेफ़ हैं और जिसको जाना है वो जा सकता है खुद के उस पर, और हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, जो चला जाएगा। गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की थी 20 तारीख को कि अभी आपको अनिवार्य है कि आप कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए यूक्रेन को। तो उस टाइम हमने सोचा कि ऐसा अगर गवर्नमेंट करे तो शायद से कुछ हो, बट हमने एम्बेसी से कांटेक्ट करा, एम्बेसी ऑफिशियल से बात करी, तो वो सब कहते हैं कि हम आपको बस टेम्परेरी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस वैसे ही कह रहे हैं, अगर जाना सकते हो आप तब जा सकते हो, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपकी गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, कभी कुछ नहीं हो सकता आपको। बट उसके बाद 22 तारीख को हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है कि आपको यूक्रेन छोड़ना अनिवार्य है, आप यहाँ से निकलिए जल्दी। और जैसा कि अगर हम निकलने की कोशिश करते तो उस टाइम फ़्लाइट्स भी बहुत कम थी और फ्लाइट्स के फेयर्स बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ अकेला मैं ही हूँ वहाँ पे या कुछ बच्चे हैं, वहाँ पे 20,000 इंडियन बच्चे हैं। सो सिर्फ बच्चे ही नहीं है, 20,000 से ज़्यादा भी हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना वीज़ा के भी वहाँ रहते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हुई है। मेरा नाम अंकुर शर्मा है और मैं इवानो फ्रैंकोविच नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। तो सरकार ने ये नहीं बोला था कि सरकार ने एडवाइजरी जारी करी थी कि जिसको जाना है वो जा सकता है। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं बोला गया सरकार ने कि भाई आप जाइए, आपको जाना ही है। ऐसा सिर्फ दूसरी कंट्रीज थी उन्होंने बोला था कि आप जो जितने भी उनके नागरिक हैं वो सभी के सभी निकल जाओ। हमने जब यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने जो बच्चे थे उन्होंने जब एम्बेसीज में या सरकार के मतलब जितने भी हाई अथॉरिटीज़ हैं उनको फ़ोन वगैरह किया, उनको मतलब कि बात करने की कोशिश की, उनको बताया गया यहाँ की सिचुएशन कि यहाँ ये सब हो रहा है, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन करा दीजिए, हम साथ के साथ निकल जाएंगे या जो भी है वहाँ पर। तो एम्बेसीज बोलते कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपसे जब तक हम तो आप सेफ़ हैं और जिसको जाना है वो जा सकता है खुद के उस पर, और हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, जो चला जाएगा। और एक बात और, अब आप वहाँ से वापस आ गए हैं। जी सर। ठीक है, और जैसा कि आपने बताया कि आप अभी वहाँ पे पढ़ रहे थे। जी सर। और जैसे ही वहाँ पे अगर युद्ध समाप्त होता है तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे दोबारा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जाके पूरा करेंगे या भारत में आके यहाँ पे आगे नए कॉलेज में दाखिला लेंगे अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए? वैसे अभी आगे का कुछ कह नहीं सकते कि आगे क्या होएगा। अभी तक ये है कि जब युद्ध बंद होएगा तो चांसेस है कि क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो जाएंगी, और अगर कुछ ऐसी अड़चन आती है कि हम वहाँ पे नहीं पढ़ पाते या कुछ नहीं कर पाएंगे तो गवर्नमेंट या फिर जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ है वो हमको अल्टरनेटिव ऑप्शंस प्रोवाइड कराएंगे, या हमको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में शिफ्ट करा दिया जाएगा, या हमको शायद गवर्नमेंट से बात करके कहीं और पे या शायद इंडिया में ही हमसे कुछ करा दिया जाए। एक और बात, जैसा कि भारत के बहुत पुराने रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध है, मित्रता है रूस के साथ, उस समय आपको कैसा लगा जब एक संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव में यूक्रेन के साथ सहमत नहीं रहा भारत? जी जी। तो उस समय मतलब आपको कैसा लगा, कैसा? रूस के भारत के साथ भी अच्छे रिलेशन है और यूक्रेन के साथ भी अच्छे रिलेशन है, क्योंकि पता ही है सभी को कि इंडिया के 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं, और रशिया के जब इंडिया के पास अच्छा टाइम नहीं था तब रशिया ने भी हेल्प करी थी। तो कुछ कह नहीं सकते थे कि इंडिया किसकी हेल्प करेगा, किसकी तरफ जाएगा। अभी भी इंडिया किसी की तरफ नहीं है, ना रशिया की तरफ ना यूक्रेन की तरफ। वो रशिया के साथ पुतिन से भी बात कर रहे हैं और वो यूक्रेन की भी हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने अभी शायद कल वहाँ पर हेल्प भेजी है यूक्रेन में। एक और बात, जब आप वहाँ से वापस आ रहे थे, जब आप वहाँ पर थे, जैसे कि आपको वहाँ से बॉर्डर पर लाया जा रहा था, तो वहाँ पर किसी भी यूक्रेन गार्ड द्वारा या सीमा पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी तरह का आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, या मतलब इस तरह की कोई गतिविधि आपके साथ हुई कुछ? तो जब हम बॉर्डर पर पहुंचे, शायद हम शुरुआती वाले बच्चे थे जो शुरू में ही पहुंच गए थे वहाँ पर, तो हमको इतनी दिक्कत नहीं आई, लेकिन हमको वहाँ पे 10 से 12 घंटे अपना सामान उठाकर वहीं पर खड़े रहना पड़ा, क्योंकि हमको नहीं पता था कि भाई जो बॉर्डर है, बॉर्डर का गेट कब खुल जाएगा और कब निकलना पड़ सकता है। तो हम जितने भी वहाँ पे बच्चे थे सभी के सभी वहाँ पर 10 से 12 घंटे वहीं पे खड़े रहे, रात को जो ठंड थी, माइनस का टेम्परेचर था उसके अंदर। लेकिन जैसे हम वहाँ से निकले और हमारी दूसरे मतलब दोस्तों से बात हुई,
तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा एकदम हो गई थी और वहाँ पर हवा में फायरिंग भी की गई है। और वहाँ पर जब थोड़ा कुछ ज़्यादा हो गया और जब बच्चों के अंदर वो आ गया, क्योंकि जो बॉर्डर पर सिपाही थे वो सभी जो दूसरे देश के वो नागरिक थे, जैसे यूक्रेनियंस थे या कोई दूसरे अन्य देश के थे, तो उनको जाने दे रहे थे, लेकिन इंडियंस को नहीं जाने दे रहे थे। तो वहाँ पर उनको बातचीत करी, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं मान, एम्बेसी में बात कर रहे हैं, एम्बेसडर से बात कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देने को तैयार है। तो जब फिर उसके बाद जो यूक्रेन सोल्जर थे उन्होंने वहाँ पर मारपीट भी किया बच्चों के साथ। तो मिसबिहेव भी किया आपके साथ? क्या सर? मिसबिहेव किया गया सर। और एक और बात, जैसे मतलब आप वहाँ से आए हो, भारत सरकार द्वारा आपको क्या मदद मिली? और जब आप यहाँ पे ऐसी अफवाहें भी उड़ रही थी कि सरकार डबल टैक्स ले बच्चों से, और आप अपने घर तक आए, तो क्या उसके बारे में क्या बोले? वैसे वो हेल्प कर रही हैं, वहाँ अंदर से भी हेल्प कर रही हैं। जो यूक्रेन सोल्जर की बात है वो अलग है, वो शायद उनके अंदर मतलब कि बार बार इतने बच्चे देखकर हो गया, लेकिन जैसे बॉर्डर क्रॉस हो रहा है वहाँ से लेके घर आने तक सारी सुविधाएं दे रही है इंडियन गवर्नमेंट, एम्बेसी जो भी है वहाँ के, जो जिस देश में जा रहे हैं, जैसे हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, वहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं वो इतनी हेल्प कर रहे हैं। वो खुद बोल रहे हैं कि अगर आपको इंडिया तक जाना है तो हम छोड़ के आएंगे आपको। वहाँ से लेके हमारे लिए खाने का, रहने का, पीने का सारा इंतज़ाम किया गया है। और वहाँ से लेके जो हमारे लिए एयरपोर्ट तक की बस बुक की गई है, जो कि 10 घंटे का सफ़र था। वहाँ से एयरपोर्ट के अंदर खाने का, पीने का, रहने का सब अरेंजमेंट। वहाँ से फिर दिल्ली आना, एयरपोर्ट के अंदर सारी सुविधाएं, खाने की, लंच वगैरह कराया गया, तो हमको स्नैक्स वगैरह दिए गए। और दिल्ली आने के बाद जब अब बात हुई तो वहाँ पर हर स्टेट के ऑफिशियल्स खड़े हुए हैं जो हेल्प कर रहे हैं, जिनसे पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास घर जाने का साधन नहीं है या फिर अभी आपके घर वाले लेने आ रहे हैं, अगर लेट आएंगे तो उनके लिए उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। घर जाने के लिए बसेस, टैक्सीज, जैसे वो चाहते हैं वो करा रहे हैं। और लेट हो रहा है तो उनके लिए होटल्स वगैरह भी फ्री में बुक कर रहे हैं। सर मेरा नाम चिराग है, चिराग सब लोग। मैं इवानो फ्रेंकोविच मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ यूक्रेन में, और मेरे को वहाँ गए हुए 4 साल हो चुके हैं। तो जैसे मैं आपको लास्ट कुछ टाइम से बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की थी 20 तारीख को कि अभी आपको अनिवार्य है कि आप कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए यूक्रेन को। तो उस टाइम हमने सोचा कि ऐसा अगर गवर्नमेंट करे तो शायद से कुछ हो, बट हमने एम्बेसी से कांटेक्ट करा, एम्बेसी ऑफिशियल से बात करी, तो वो सब कहते हैं कि हम आपको बस टेम्परेरी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस वैसे ही कह रहे हैं, अगर जाना सकते हो आप तब जा सकते हो, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपकी गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, कभी कुछ नहीं हो सकता आपको। बट उसके बाद 22 तारीख को हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है कि आपको यूक्रेन छोड़ना अनिवार्य है, आप यहाँ से निकलिए जल्दी। और जैसा कि अगर हम निकलने की कोशिश करते तो उस टाइम फ़्लाइट्स भी बहुत कम थी और फ्लाइट्स के फेयर्स बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ अकेला मैं ही हूँ वहाँ पे या कुछ बच्चे हैं, वहाँ पे 20,000 इंडियन बच्चे हैं। सो सिर्फ बच्चे ही नहीं है, 20,000 से ज़्यादा भी हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना वीज़ा के भी वहाँ रहते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई है। तो अब ये तो नहीं है ना कि अगर 22 तारीख को गवर्नमेंट बोल रही कि आप छोड़िए तो मैं अगले दिन ही वहाँ से निकल सकूँ, क्योंकि एकदम मेरे को फ़्लाइट भी नहीं मिल सकती। और मैंने बहुत कोशिश करी कि मेरे को 24 तारीख की फ़्लाइट मिल जाए, लेकिन भगवान का अच्छा रहा, भगवान का हाथ था जो मैं 24 तारीख की मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई अपने आप। तो फिर मैंने 27 तारीख की फ़्लाइट ली, बट उससे पहले ही हमला हो गया था 24 तारीख को ही। तो अब जैसे कि आप भारत आ चुके हैं, अपने परिवार के बीच में हैं, तो अब नेक्स्ट कदम क्या रहेगा? क्या आप युद्ध के बाद अपने यूक्रेन में वापस जाना चाहोगे और वहाँ पढ़ाई जारी रखना चाहोगे? जी यहाँ नए कॉलेज में दाखिला लोगे? देखें, आप देखा जाता है कि अगर गवर्नमेंट हमें कुछ हेल्प करती है कि अगर हमें जैसे हमारी स्टडी यहाँ पे कंटिन्यू करवाती है, अगर, क्योंकि बच्चे ये नहीं है कि कुछ बच्चे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा, अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा एक्शन लेती है, अगर सभी बच्चों के अकॉर्डिंगली कुछ करती है, सभी बच्चों को कुछ मिलजुल कर कुछ नया कॉलेज में एडमिशन देती है, अगर ज़्यादा नहीं 4th ईयर में नहीं, क्या पता थोड़ा बैक करके एडमिशन देते तो वो भी अच्छा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट हमें यहाँ पे अप्लाई करवाती है तो बहुत अच्छा। अगर ऐसे नहीं है तो हमें यूक्रेन में आश्वासन दे कि अगली बार से आपके लिए हम साथों साथ खड़े हैं, तो हम फिर वापस जा सकते हैं पढ़ाई के लिए। तो अभी भारत आते समय क्या आपको सीमा पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा, या कोई ऐसे व्यक्ति जिसने आप पर हमला करने की कोशिश की हो? नहीं, देखिए, हम जब वहाँ से इवानो से निकले थे तो हमने सबसे पहले एडवाइजरी ये थी कि आप जब भी अपने टैक्सी में या गाड़ी से जाएं तो वहाँ पे इंडियन फ्लैग लगा लें, तो आपको रास्ते में कोई नहीं रोकेगा। तो हमने बिल्कुल वैसे किया, तो रास्ते में हमें बिल्कुल 5 स्टार ट्रीटमेंट से लेके गए। लेकिन जब हम बॉर्डर पे पहुँचे, अब बॉर्डर पे क्या रहता है कि वहाँ पे सिर्फ हम नहीं, वहाँ पे यूक्रेनियंस भी हैं जिन्होंने वहाँ से निकलना, जो रेफ्यूजी बन के दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं। तो जब हम रोमानियन बॉर्डर पर पहुँचे तो उसमें पहले चेक पोस्ट होता है यूक्रेनियन। अब वो यूक्रेनियन बॉर्डर्स क्या कर रहे हैं
पहले अपने लेडीज़ को और बच्चों को वहाँ से निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी जो लोग हैं जो दूसरी के नेशनलिटीज़ के हैं उनको बहुत दिक्कत आ रही है। हम लोग भी वहाँ पे कम से कम एक दिन लाइन में खड़े रहे, तब जाके हमारा नंबर आया चेक पोस्ट को पास करने के लिए। कहीं आप किसी तरह का कोई नस्ल भेद का शिकार तो नहीं हुए जिस तरह से भारतीय और यूक्रेन के जो नागरिक थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, लेकिन कुछ उनकी एक पॉलिसीज़ हैं कि हम सिर्फ पहले लेडीज़ को और बच्चों को पहले निकालेंगे। तो जिस तरह से आप सीमा पर भी रहे हैं, तो भारतीयों की तरफ भारतीय सरकार की तरफ से किसी प्रकार के क्या योगदान हो? भारतीय सरकार ने सीमा पे हमारा बहुत 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 हेल्प करी है, बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करी है। मैं उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ MEA के लोग भी आए, कुछ नेशनल लोग आए जिन्होंने हमारा बॉर्डर पार करवाया। उसके बाद हम जैसे ही आगे पहुँचते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, तो हमारे नेशनल्स वहाँ खड़े होते हैं, तो वो हमें बस में बिठाते हैं, हमें 5 स्टार होटल्स में रुकवाया, उन्होंने खाने के लिए दिलवाया। तो उसके बाद वो हमें खुद बस में बिठा के हमारे साथ गए, हमें एयरपोर्ट पर बोर्ड करवाया, अपना एयरप्लेन में बिठाया और उसके बाद हमें घर भेजा। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं उन लोगों के जिन लोगों ने हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करी है। अब सरकार के बीच में आपस में क्या चलता है, जो पुराने सरकार वहाँ की थी, जो पुराना प्रेसिडेंट वहाँ का था, वो क्या था कि हमारी इंडियन के बारे में नहीं सोचता था ज़्यादा, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ उसके ज़्यादा रिलेशन अच्छे थे। लेकिन अब जो नया प्रेसिडेंट आया व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो बहुत अच्छा है। वो खुद पहले एक्टर था, जो जिसके खुद के एक्टर होने की वजह से हमारे इंडियन एक्टर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और उसी वजह से वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ बहुत सहायता व्यवहारिक करता है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले मोदी और उनकी खुद की एक मीटिंग हुई थी, वो खुद अच्छे से मिले हैं आपस में, और अब इसी वजह से उन्होंने खुद प्रस्ताव रखा था कि मोदी जी आप एक बार आगे बढ़िए और पुतिन के साथ बात करिए कि ऐसा कुछ ना हो कि वॉर सैंक्शन रुक जाए। अब वो दोबारा अंदर ही अंदर ये बातें दोबारा उठ रही हैं कि मोदी जी दोबारा बात करेंगे ये वॉर को रुकवाने के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।